वेलकम टू ऑल, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ओके, सबसे पहले इस थ्योरी में किसने दिया, वो दिया था सटन एंड बॉवेरी ने। किसने दिया था? ये सटन एंड बॉवेरी ने दिया था। तो बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है, इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, तो जीन जो है वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम भी होते हैं। तो पहले हमें ये पता नहीं था कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स या फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। ये तो इस थ्योरी आने के बाद पता पड़ा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? तो मेंडल जो थे, उन्होंने अपना जो काम पब्लिश किया था, ठीक है, काम किया, पब्लिश किया। कब किया था उन्होंने? 1865 में। लेकिन उन्होंने 1900 तक यानी 1900 तक किसी ने नहीं जाना कि इन्होंने क्या काम किया है, रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। ओके, तो क्या क्या कारण थे, कारण को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली पहला कारण क्या था कि उस टाइम पर जो कम्युनिकेशन था इजी नहीं था। सबसे पहले क्या हो गया, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, जैसा कि आजकल हम करते हैं मोबाइल के थ्रू या ईमेल के थ्रू। उस टाइम तो कुछ था ही नहीं, इसलिए इनका जो वर्क था वो वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया। ये मेन पॉइंट्स हो गए। हालांकि हमने एनसीईआरटी की लाइंस लिखी है, लेकिन मेन पॉइंट्स क्या, ये मेन पॉइंट्स हो गए, नॉट इजी। अब इन्होंने अपना जो पेपर छापा था वो कहाँ छापा था? ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी में। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको क्या है कि कहीं ना कहीं वो पेपर पब्लिश करना होता है, जिससे लोग उसको जानें, समझें कि आपने काम क्या किया है। ओके, लेकिन हुआ क्या कि पेपर उन्होंने छापा था, कहाँ छापा था? ये वाला पब्लिकेशन में। हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी चल रहे हैं, एनसीईआरटी इसका नाम नहीं है। अब इस पेपर का क्या लिमिटेड सर्कुलेशन था। ठीक है, अब जैसे कि आपको कोई खबर भेजनी है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में, तो पूरे इंडिया में वो फैल जाएगी। ठीक है, आपने कोई लोकल न्यूज़पेपर में वो खबर दे दी, शांत समाचार आते हैं, 1 रुपये के पेपर आते हैं, ज़्यादा पब्लिकेशन नहीं होता, ज़्यादा उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो किसको क्या समझ में आई कि क्या खबर आई? तो कुल मिला के लोगों को यही पता नहीं पड़ा कि मेंडल ने काम क्या किया था, इसलिए लोगों की पहुंच से इनका काम दूर रहा। नेक्स्ट क्या है, मेंडल ने कंसेप्ट दिया था, किसका? मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर वर्ड यूज़ किया था मेंडल ने। ओके, बाद में जॉनसन ने उसको जीन कहा था। तो मेंडल ने कहा था कि कैसे हैं वो, स्टेबल हैं और डिस्क्रीट हैं। जैसे कि F1 में देखते थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कहाँ पर? F1 में। तो कह रहे हैं कि वो साथ साथ हैं और F2 में जाके वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि जब स्टेबल हैं, डिस्क्रीट हैं, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग हैं, विभक्त हैं, तो फिर उनमें ब्लेंडिंग नहीं होती। उन्होंने ये कहा, डिड नॉट ब्लेंड। ठीक है, तो फिर वेरिएशन कैसे आए? क्वेश्चन ये आ गया। लोगों ने पूछ लिया कि अगर वो डिस्क्रीट हैं, अलग अलग हैं, स्टेबल हैं, जैसे हैं वैसे ही अगली पीढ़ी में जाएंगे, अगले जनरेशन में जाएंगे, तो उसमें कंटिन्यूस वेरिएशन कैसे आए? लोगों ने ये बात पूछ ली। इसका जवाब मेंडल नहीं दे पाए। तो लिखा हुआ है क्या? दे डिड नॉट ब्लेंड। इन्होंने कहा था दे आर स्टेबल, दे आर डिस्क्रीट, नॉट ब्लेंड ईच अदर, एंड दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज। उनके जो साथ के साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन, AR वेलेस, इन्होंने इसको नहीं माना। तो उन्होंने ये पूछ लिया कि कंटिन्यूस वेरिएशन कैसे आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन करिए आप। तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट रीज़न की हम बात कर रहे हैं, तो किसमें क्या था? मेंडल ने मैथमेटिक्स को यूज़ किया था टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब आप समझो कि आज की स्थिति ऐसी है कि बायोलॉजी के बच्चे जो होते हैं उनको मैथमेटिक्स दे दो तो दिमाग ख़राब हो जाता है, जबकि वो उस टाइम पे इन्होंने मैथमेटिक्स को यूज़ किया था टू सॉल्व द बायोलॉजिकल फिनोमिना। तो ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। अब लिखा हुआ है क्या? दैट वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल टू मैनी बायोलॉजिस्ट एट दैट टाइम। ओके, तीसरा देखिए क्या है, लोगों ने से पूछा कि चलिए आपने कहा है फैक्टर, लेकिन फैक्टर किसके बने हैं आप हमें बताएं, इसका कोई फिजिकल प्रूफ है? तो ही कुड नॉट प्रोवाइड द फिजिकल प्रूफ। किसके लिए? फैक्टर के लिए। लोगों ने पूछा व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, किसके वो बने हुए हैं आप बताइए, तो वो इसके बारे में भी नहीं बता पाए। ओके, और उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी, नॉट डिस्कवरी ऑफ बट क्रोमोसोम, माइटोसिस, मियोसिस, इनके बारे में चर्चा नहीं थी, इसलिए लोग जानते नहीं थे कि जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। तो ये सब चीज़ें थी। नेक्स्ट इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, इनका नाम था डी वेरिस, कॉरेंस एंड वन
सेरमॉक इन तीनों साइंटिस्ट ने अपने इंडिपेंडेंट काम किया था। कैसे काम किया था? इंडिपेंडेंटली इन्होंने काम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि साथ में काम किया था इंडिपेंडेंटली। तो इन्होंने रीडिस्कवर्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हु रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये डायरेक्ट लाइन आती है, ठीक है। किसने किया? इन 3 साइंटिस्ट ने, 3 साइंटिस्ट, ओके। कब किया था? 1900 में। तो इसमें अब 1900 के बाद ही समझ में आया कि मेंडल ने क्या काम किया, कैसे। उस टाइम पे क्या एडवांसमेंट आ गया था माइक्रोस्कोपी में, नई नई माइक्रोस्कोपी आ गई थी जिसमें कि हम सेल डिवीजन को ऑब्जर्व कर सकते थे, ठीक है। क्रोमोसोम के बारे में मालूम पड़ गया था, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, है ना, क्रोमा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि जो कि क्रोमोसोम होते हैं कि सेल डिवीजन से पहले कैसे हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं, बिफोर सेल डिवीजन। इसके बाद क्या हुआ? इन 1902 क्रोमोसोम मूवमेंट, जैसे हम देखते हैं ना माइटोसिस मियोसिस में कैसे एनाफेज में मूवमेंट होता है ड्यूरिंग मियोसिस, बर्कडाउ। तो उन्होंने मियोसिस पे काम किया था, वो अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे, ओके। तो इसके आधार पर वाल्टर सटन या आप डायरेक्ट, और थियोडोर बोवेरी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं वो सटन एंड बोवेरी, इन्होंने क्या नोट किया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है सेम बिहेवियर जीन्स का होता है, फैक्टर का होता है। मेंडल ने उस टाइम क्या कहा था उनको? फैक्टर। जीन से फैक्टर एक ही बात है। तो बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट। कैसे देखा कि कैसे क्रोमोसोम जा रहे हैं, कैसे जीन जा रहे हैं, इसके बारे में बताया। तो जैसे उन्होंने देखा क्रोमोसोम कहते होते हैं पेयर में होते हैं, तो ऐसे जीन्स भी पेयर में होते हैं। वो तो हम आज समझ ही रहे हैं किससे कि ये क्रोमोसोम है और इनके ऊपर जीन्स हैं ऐसे हैं, तो ये पेयर में है तो जीन्स भी पेयर में है, ठीक है। तो जैसे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जीन्स भी पेयर्स में होते हैं। 2 एलील्स ऑफ द जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द, ये लाइन बहुत तगड़ी लाइन है, पढ़ो, होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ओके। तो एलील्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग, होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब कैसे? जैसे हम बात करते हैं अब क्रोमोसोम के लिए, वैसे तो क्रोमोसोम इस तरीके से रहेगा, ऐसे इसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं, एक ये, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम एक ही बना रहे हैं। तो मतलब इसके अंदर ऑलरेडी 2 क्रोमेटिड हैं, ठीक है, जो जुड़े रहते हैं सेंट्रोमियर से। तो यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो ये क्रोमोसोम मान लें इसको, ये दूसरा क्रोमोसोम मान लें। ये होमोलोगस साइट, सेम साइट पर हैं। होमो मतलब समान होता है, सेम साइट। एंड क्रोमोसोम भी क्या हो गए? ये क्रोमोसोम हम कहेंगे, इनको कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ओके। तो होमोलोगस साइट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ओके। अब हमें देखना ये है कि आगे कहानी ये आएगी कैसे डीएनए या क्रोमोसोम कैसे डुप्लीकेट होते हैं, कैसे रेप्लिकेट होते हैं। तो आपको शायद याद हो माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, इसमें देखा गया था किस तरीके से। देखिए इसमें क्या है कि ये जीवन फेज है, ओके। जीवन फेज में क्या होता है कि इस तरीके से रहते हैं, इसके अंदर एक डीएनए दिख रहा होगा, अंदर दिख रहा है ना। और एस फेज में आते आते क्या होता है, एस फेज क्या होता है? सिंथेटिक फेज, जहाँ डीएनए का सिंथेसिस होगा तो डीएनए डबल हो जाता है, डबल हो रहा है, इसका मतलब क्रोमोसोम भी आपको इस तरह दिखाई देगा। मतलब इस तरीके से हो जाएगा, किस फेज में? एस फेज में, ओके। अब G2 फेज में भी ऐसे रहेगा। फिर सेल डिवीजन फेज आ गई, माइटोसिस है 2 सेल बना लेंगे और मियोसिस है तो 4 सेल बनेगी, ठीक है। तो मियोसिस में कैसे होता है ये भी हम आपको बता दें। जैसे मियोसिस में क्या है कि ये इस तरीके से, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम से, ओके। ये तो ये जब एनाफेज 1 होता है तो एनाफेज 1 में क्या होता है, दोनों अलग अलग सेल में चले जाते हैं, ये सेल अलग, ओके। एनाफेज 1 में अलग अलग उसमें चले जाएंगे, फिर सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होगा तब भी अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये आ गया एक एक क्रोमोसोम। फिर आगे जब मियोसिस 2, एनाफेज बेसिक कहा जाए तो मियोसिस 1, अलग अलग सेल में चले गए। फिर क्या हुआ, ये बीच में सेंट्रोमियर है, टूट जाता है। ये कहाँ टूटता है? एनाफेज 2 में। तो इससे क्या होगा, 4 सेल बन जाएंगी इस तरीके से, और आपके इस तरीके से क्रोमेटिड आपको दिखेंगे, ओके, अलग अलग हो गए। तो ये कंडीशन होती है मियोसिस में। चलिए ये डायग्राम में देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि जीवन स्टेज में क्या है, सिंगल सिंबल दिख रही है डंडी आपको। फिर यहाँ पे क्या होंगे, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये अभी इस स्टेज में था, एक को दिख रहे हैं, और इसमें ऐसे आ जाएंगे, ओके। जिसमें एस में ये कंडीशन, इसके बीच में एस भी तो होगा, सिंथेसिस हो जाती, ऐसे हो जाते हैं। फिर एस के बाद कौन सा आता है? G2 में ऐसे हो जाएंगे। अब दिखा रहे हैं मियोसिस 1 का एनाफेज। तो यहाँ भी कहानी कह रहे हैं कि एनाफेज में क्या है कि ये देखिए, अभी ये मेटाफेजिक प्लेट पर है, सेंटर में है। अब ये
डिफरेंट पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे, एक पोल ये वाला और एक पोल ये वाला, तो डिफरेंट पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हर एक सेल में कितने आ गए, ये पूरा के पूरा एक सेल में चला जाएगा, ये दूसरे सेल में चला जाएंगे, इस तरीके से अलग अलग हो गए। अब एनाफेज जब 2 आता है, एनाफेज 2, तो इनके बीच में जो सेंट्रोमियर होता है ना, ये जो सेंट्रोमियर है ये, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग कहाँ होती है, एनाफेज 2 में है। ओके, तो इससे क्या है, स्प्लिटिंग हो गई, टूट गए। अब ये वाले अलग चले जाएंगे, ये वाले अलग, देखिए इस तरीके से पहले 2 सेल बनती हैं, 2 से फिर 4 सेल बनती हैं, इस तरीके से हुआ। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं आपको, ये जर्म सेल बन गई आपके, इस पर मान लें कुछ भी, ठीक है। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं, ये क्या लिखा है इन्होंने, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन द सेल विथ 4 क्रोमोसोम। ओके, कैन यू सी द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन हो रहा है व्हेन जर्म सेल आर फॉर्म, कैसे सेग्रीगेशन होता है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, किस तरीके से जीवन में कैसे, एस में कैसे। अब इस डायग्राम में ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं किस तरीके से, जैसे मान के चलें कि यहाँ पे कैपिटल आर है, इधर भी कैपिटल आर होगा, ठीक है, ये आपका स्मॉल आर हो गया, ठीक है, ये इधर भी स्मॉल आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल आर, हाँ स्मॉल आर यहाँ पे होगा, ये मान चलें कैपिटल वाई है, ये है स्मॉल वाई। ओके, तो सेम होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। ओके, ये बाई के दिखा रहे हैं, ठीक है, स्मॉल वाई है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई होगा, यहाँ पे स्मॉल वाई होगा। तो अभी रिप्रेजेंट हम एक एक में कर रहे हैं। अब क्या होगा कि मियोसिस 2 एनाफेज में आता है, तो क्या होता है, स्प्लिटिंग होगी। देखिए सेंट्रोमियर टूट गया, जो सेंट्रोमियर था वो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, टूट गया। टूटने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई सेपरेट हो जाएंगे, तो ये अलग अलग बनाएंगे, जर्म सेल बन जाएंगी किस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आर वाई, यही तो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, कैपिटल आर वाई एंड देन कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर वाई एंड स्मॉल आर वाई। ओके, अगर वो कह रहे हैं कि ये जो दिख रहा है ना कलर, इस कलर को हम इधर ले आएँ और ग्रीन कलर को इधर ले जाएँ, तो क्या होगा, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी 2 एनाफेज में ही। तो ये हमने यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन लिखना है, कैपिटल आर होगा लेकिन स्मॉल वाई इधर आ गया, किसमें, स्मॉल आर होगा लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल वाई। अब वही सेम कहानी, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल आर लेकिन स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता रहे हैं। जैसे देखें ना, हमने बताया था डायब्रेड क्रॉस में कैसे वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं। जरूर नहीं कि कैपिटल हमेशा कैपिटल के साथ ही रहे, हो सकता है स्मॉल के साथ भी हो जाए। तो ये आपका कंडीशन आ गई। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, जैसा कि हमने बताया भी था आपको, क्रॉसिंग ओवर के कारण हो रहा था। अब एक डायग्राम देख लेते हैं। ये जो टेबल है ना, बहुत महत्वपूर्ण टेबल है, अक्सर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, कंपेरिजन कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द जीन, यही था ना सटन बॉबेरी ने। तो ए क्या है, ए मैं आपको बता दूं कि ए जो है ना क्रोमोसोम है, ओके, और बी वाला जो है वो क्या है, बी वाला है जीन। अब आपको याद कैसे रखना है, आपको पंजाब में जो दादी अम्मा होती है उनको बीजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजी, बी जीन से, ऐसे कर लो, बी वाला जीन से, क्योंकि कंडीशन दोनों में सेम है। ये भी पेयर्स में होते हैं, ये भी पेयर्स में होते हैं, इनका भी सेग्रीगेशन जब गैमीट होगा तो इसमें भी एक जाएगा, इसमें भी एक जाते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 होते हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सेग्रीगेशन ऐसे तो होता है। ये क्रोमोसोम के ऊपर है तो ये भी क्रोमोसोम भी ऐसे जाएंगे। ओके, इंडिपेंडेंट पेयर्स, जैसे 23 पेयर्स हैं ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। ओके, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 1 पेयर, क्या दिखा रहा है, 1 पेयर सेग्रीगेट, जैसे था ना आर आर बाई बाई, तो 1 पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू द अनदर पेयर, 2 ही पेयर हैं, इस तरीके से होगा इंडिपेंडेंटली। तो ये है, तो ये पूछ रहे हैं कि ए और बी क्या है, वो हमने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से क्या बताना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग एनाफेज मियोसिस 1, ओके, क्या बताना चाह रहे हैं ये कि 2 क्रोमोसोम जो है दे पेयर अलाइंड वेयर इन द मेटाफेजिक प्लेट। ओके, देखा था हमने मेटाफेजिक प्लेट में आ गया एंड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। तो सटन बॉबेरी ने कहा था क्या, पेयरिंग, जब पेयरिंग करते हैं और सेपरेशन जो होता है और द पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर। क्योंकि हम आज जानते हैं कि जैसे कि अगर ये जैसे एक पेयर है, यहाँ पे कोई जीन है टी और स्मॉल टी, जब ये जाएंगे इनका सेग्रीगेशन होगा तो ये भी सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि आज हम जानते हैं कि जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, लेकिन पहले लोगों को पता नहीं था। इस तरीके से उन्होंने एक अपनी थ्योरी दे दी। क्या, सटन बॉबेरी ने क्या कहा
ये द यूनाइटेड नॉलेज ऑफ क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है और मेंडेलियन का फैक्टर वाला कैसे हो रहा है, सेम इन दोनों को मिलाया, मिक्स किया, इसी को कह रहे हैं क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? कैरेक्टर्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना। अब क्वेश्चन ये आता है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? इसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? तो आपका आंसर आएगा थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन। इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। तो थॉमस मॉर्गन उनके कुछ सहयोगी कलीग्स भी थे, उन्होंने किया था। इससे क्या होगा? इससे हमें ये समझ में आया कि क्या बेसिस क्या होते हैं, वेरिएशन क्यों आते हैं। तो वेरिएशन कारण क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम जानते हैं। ओके, तो मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किया है? तो उन्होंने एक टाइनी फ्रूट फ्लाई जिसे कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, इस पर सबसे ज़्यादा काम हुआ है जेनेटिक्स में। तो इन्होंने काम किया। इसको फ्रूट फ्लाई क्यों कहते हैं? चलिए बता देते हैं। फ्रूट फ्लाई इसलिए बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि फ्रूट को खाती हो, जो पके हुए जो रैपेंड फ्रूट होते हैं ना, उनमें क्या होता है, चाहे आपका बनाना है चाहे मैंगो है, उनके ऊपर ईस्ट पाए जाते हैं, राइपेंड फ्रूट के ऊपर, पके हुए फल के ऊपर। तो ये ईस्ट को खाने जाती है वहाँ पे, लेकिन लोगों ने नाम रख दिया क्या? फ्रूट फ्लाई। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चुना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों चुना, वाई इट इज़ सूटेबल फॉर द स्टडी। तो एक तो ये है कि आप इनको लेबोरेटरी में, लैब में सिंपल सिंथेटिक मीडियम में भी ग्रो कर सकते हैं, तो ये इजी ग्रो हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ये अपनी लाइफ साइकिल को अबाउट 2 वीक्स, 2 वीक में इनकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जिससे कि हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। तीसरा क्या है? सिंगल मैटिंग। एक बार जब मैटिंग करवाएगी तो ये प्रोड्यूस नंबर ऑफ 100 से भी ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, यदि आपको देखना है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, तो आप क्लियर कट उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट, आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उस पर बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस आएंगे, उनको भी आप देख सकते हैं अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन चेंज करते हैं, लो पावर है हाई पावर, लो पावर माइक्रोस्कोप। इसलिए मेंडल ने ड्रोसोफिला को चुना। ओके, ये आपका ड्रोसोफिला का डायग्राम है। तो इसमें देखिए मेल फीमेल को आसानी से देख सकते हैं आप। देखो कैसे दिख रहा है, ये जो है ना, ये ए वाला छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्या है, ये मेल है, और जो बड़ी सी दिख रही है ये क्या है, आपका फीमेल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, क्लियर कट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में, ठीक है। क्या लिखा है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मेल ये मेल और बी वाला फीमेल। तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। ओके, अपने सुझाव जरूर भेजते रहिए कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरे लोगों को भेजिए, जिससे कि बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।